तो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइस आप लोगों के लिए हमारा बीएनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेके आए हुए हैं, जो आपसे बेस्ट फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे बेस्ट फ्रेंड से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा आप नोट बनाएंगे और चीज़ों को रिवीजन करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन, और रिवीजन करने के लिए आपको चीज़ों को खुद से नोट करना ही पड़ेगा। तो नोट बनाइए, रिवीजन करिए एंड अपना अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट चलेगा गाइस, वो है आरआरबी एनटीपीसी का सेट नंबर 62 है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। तो आपके ऑप्शन है 1954 में यानी 1954 में। ऑप्शन बी 1969 में यानी कि 1969 में। ऑप्शन सी 1965 में या ऑप्शन डी 1952 में। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी की अगर हम सबसे पहले बात करें कि इसका जो है ये मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये सबसे पहले जो है ये पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो ये किसे मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है ये माखन लाल चतुर्वेदी को प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले प्राप्तकर्ता, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है लिखिएगा सबसे पहले प्राप्तकर्ता जो है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है प्राप्तकर्ता जो है गाइस याद रखिएगा वो कौन है, तो माखन लाल है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले प्राप्तकर्ता जो है ये माखन लाल चतुर्वेदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है सबसे पहले प्राप्तकर्ता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है माखन लाल चतुर्वेदी को जो है ये पुरस्कार कब मिलेगा, इस तो ये आपको ध्यान रखना है। माखन लाल चतुर्वेदी को जो ये पुरस्कार मिलेगा ये आपको ध्यान रखना है। ये मिला था 1955 में, ये आपको ध्यान रखना है। ये पुरस्कार इन्हें कब मिला था, 1955 में जो है ये पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, जो माखनलाल चतुर्वेदी जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक हिंदी लेखक है। माखनलाल चतुर्वेदी जो है ये एक हिंदी लेखक है, और इनको जो है गाइस याद रखिएगा, इनकी जो है हिम तरंगिणी के लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी लेखक है, और इनकी जो है गाइस याद रखिएगा हिम तरंगिणी जो है गाइस, ये भी लिख लीजिएगा। जो इनकी हिम तरंगिणी है, हिम तरंगिणी के लिए जो है इन्हें जो है ये पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो ये थी लेख कवि थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी जो थी हिम तरंगिणी के लिए जो है गाइस याद रखिएगा, हिम तरंगिणी के लिए जो है इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। अब हम बात करेंगे कि पहली महिला कौन थी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें कि पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था गाइस, तो पहली महिला, ठीक है, ये पहली हो गया। पहली महिला जो है गाइस यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, पहली महिला कौन है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला जो है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पहली महिला जो है ये अमृता प्रीतम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली महिला जो है ये कौन है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उनका नाम है गाइस, यहाँ पे आपको लिखना है, वो है अमृता प्रीतम जो है ये पहली महिला थी। और जो है माखनलाल चतुर्वेदी थे ये पहले पुरुष थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमृता अमृता प्रीतम जो है ये आपको ध्यान रखना है। और गाइस याद रखिएगा इनको जो है कब मिला था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो मिला था ये मिला था गाइस, इन्हें मिला था 1955 में, और इन्हें जो मिला था गाइस ये आपको ध्यान रखना है कब मिला था, तो अमृता प्रीतम को मिला था 1956 में मिला था ये पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमृता प्रीतम को 1956 में जो है ये पुरस्कार मिला था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो है अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इन्हें जो मिला था 1956 में मिला था, ये किस लिए मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पंजाबी कविता जो थी इनकी, इनकी जो है पंजाब वो लेखक थे जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, और इनको जो है पंजाबी कविता के लिए जो है ये पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, पंजाबी कविता के लिए। और इनकी जो पंजाबी कविता थी वो कौन थी गाइस, तो याद रखिएगा इनकी जो पंजाबी कविता थी वो था गाइस, याद रखिएगा
सुनहरे, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, उसका नाम क्या था? पंजाबी कविता जो है गाइस याद रखिएगा सुनहरे। सुनहरे जो है याद रखिएगा इनके लिए जो है इन्हें ये जो है साहित्य पुरस्कार मिला था पंजाबी कविता सुनहरे के लिए, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हो गया पहली महिला के लिए और उसके बाद बात करते हैं पहले पुरुष के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1956 में जो है गाइस याद रखिएगा 1965 में सॉरी 1965 में जो है ये कौन-सा पुरस्कार दिया गया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। 1965 में जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1965 में जो है ये कौन से पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? तो सब साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलता है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है और जो है याद रखिएगा ये जो है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में। और जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिलता है ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें 1969 में जो है ये कौन सा पुरस्कार का शुरुआत हुआ था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत जो है ये कब हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी ये हुआ था 1969 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। उसके बाद बात करते हैं 1952 में 1952 में जो है कौन सा पुरस्कार की शुरुआत हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुआ था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रैमी पुरस्कार का शुरुआत जो हुआ था ये 1952 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? 1952 में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी झील है? तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जो लैगून की झील है वो कौन सी झील है? तो आपके ऑप्शन है चोलामू झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी छिलका झील या ऑप्शन डी लोनार झील। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। छिलका झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी लैगून की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चोलामू झील बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है सबसे अधिक अगर बात करें कि अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है कौन सा झील स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है ये चोलामू झील स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है ये कौन सी झील स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि चोलामू झील जो है ये किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चोलामू झील जो है ये जो है सिक्किम में है, तो सबसे पहले आप इसे कंप्लीट करिएगा कि ये जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चोलामू झील जो है ये आपका सिक्किम में है, ये आपको ध्यान रखना है। चोलामू झील जो है ये आपका किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चोलामू झील जो है ये आपका सिक्किम में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सिक्किम में, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है तीस्ता नदी का जो उद्गम है, तीस्ता नदी का उद्गम जो है ये किस झील से हुआ है गाइस, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तीस्ता नदी का उद्गम जो है ये चोलामू झील से, ये आपको ध्यान रखना है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है ये किस झील से हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीस्ता नदी का उद्गम जो हुआ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तीस्ता नदी का उद्गम जो है ये किस झील से हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रही हूँ, याद रखिएगा। इसी झील से हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है गाइस, लोकटक झील। लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको याद रखना है। अगर हम लोकटक झील की बात करें तो यहाँ से आपको याद रखना है गाइस कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर भारत की जो है पूर्वोत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, आपको ये आ गया कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है ये लोकटक झील है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो है ये जो है किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील जो है ये आपका किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मणिपुर में। तो इसे भी आप लिख लीजिएगा कि लोकटक झील जो है ये आपका किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील जो है ये आपका जो है मणिपुर में, ठीक है? आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील जो है ये आपका मणिपुर में।
तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लोनार झील, लोनार झील की अगर बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, लोनार झील से आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है ज्वालामुखी के उद्गार से किस झील का निर्माण हुआ है गाइस, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी के उद्गार से जो है गाइस, आपको याद रखिएगा, ज्वालामुखी के उद्गार से जो है गाइस याद रखिएगा किस झील का निर्माण हुआ, लोनार का। ठीक है, ज्वालामुखी के उद्गार से जो है किस झील का निर्माण हुआ, तो ज्वालामुखी के उद्गार से जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी के उद्गार से जो है निर्माण हुआ है किस झील का गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है लोनार झील का निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि लोनार झील जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, लोनार झील जो है गाइस याद रखिएगा ये आपका कहाँ है, तो ये आपके महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। लोनार झील जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपके महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा चिल्का झील की अगर हम बात करें, चिल्का झील जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, चिल्का झील जो है ये आपका उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील जो है ये आपका कहाँ है, उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा ये महानदी के मुहाने पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी जो है ये आपका जो है आंध्र प्रदेश की जो है, अगर हम बात करें किस जिला से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी जो है ये आपके जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से जो है, और याद रखिएगा कुचिपुड़ी जो है इसकी उत्पत्ति जो हुई थी गाइस, याद रखिएगा ये जो है कृष्णा जिले का एक गांव है, जो कि इसका नाम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा इसका जो नाम है कुचेलापुरम। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो गाँव है कुचेलापुरम से ही इसका नाम लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कुचेलापुरम से ही गाइस याद रखिएगा कुचिपुड़ी का नाम लिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुचेलापुरम गांव से जो है गाइस याद रखिएगा इस कुचिपुड़ी का नाम रखा गया है, यानी कि इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आपको कुचिपुड़ी से याद रखना है कि कुचिपुड़ी में जो है गाइस याद रखिएगा इसमें जो है ये जो है कृष्ण की लीलाओं पर जो है ये आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जो है कुचिपुड़ी जो है ये आपको ध्यान रखना है, कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कौन सा नृत्य है, तो याद रखिएगा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित जो है गाइस याद रखिएगा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है ये आपका कुचिपुड़ी ने। ठीक है, कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा इसमें जो है आधारित है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो है आपको अगला पॉइंट याद रखना, पीतल की थाली में जो है गाइस याद रखिएगा, पीतल की थाली में जो है पैर रख कर जो है गाइस याद रखिएगा, पीतल की थाली में जो है गाइस याद रखिएगा नृत्य करने का प्रचलन जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य में है, तो याद रखिएगा पीतल की थाली में जो है गाइस याद रखिएगा, पीतल की थाली में जो है गाइस याद रखिएगा जो है पीतल की थाली में जो है नृत्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नृत्य करने का प्रचलन है, पीतल की थाली में नृत्य करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना, पीतल की थाली में जो है ये नृत्य करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है ये आपको याद रखना है इसे जो है तंबुलम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है पीतल की थाली में जो पैर रखकर जो नृत्य करते हैं, तो याद रखिए पीतल की थाली में जो है पैर रखकर नृत्य करते हैं, तो यहाँ पे जो है लिख लीजिएगा पीतल की थाली में जो है पैर रखकर नृत्य करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पीतल की थाली में जो है पैर रखकर नृत्य करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसे जो है याद रखिएगा इसे जो है ये क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है तंबुलम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं, पीतल की थाली में पैर रखकर जो नृत्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तंबुलम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस, तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है, तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है गाइस, ये आप याद रखिएगा कि इसमें जो है कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इसमें से जो है कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से जो है कौन कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें जो होता है वो होता है, सबसे पहले
आपको याद रखना है इसमें होता है वीणा। वीणा का उपयोग होता है इस नृत्य में, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है किसका उपयोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें वीणा का उपयोग होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है वायलिन का उपयोग होता है। इसमें वीणा का उपयोग होता है, वायलिन का उपयोग होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है किसका उपयोग होता है, इसमें जो है मृदंग का उपयोग होता है। इसमें जो है मृदंग का उपयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीणा, वायलिन और मृदंग का उपयोग होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो है याद रखिएगा, इसमें जो है कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है। कुचिपुड़ी में जो है कौन सा संगीत पेश किया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा इसमें जो है कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन सा संगीत पेश किया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है कर्नाटक संगीत जो है ये पेश किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जितना भी कुचिपुड़ी से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनना था गाइस, मैं वो सारे लिखा दी हूँ। यहाँ पे याद रखिएगा कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक दो नाम आप लिख लीजिएगा जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो जितने भी लास्ट में जैसे रेड्डी लोग आते हैं वो याद रखिएगा, ये जो है ये किससे संबंधित होते हैं, कुचिपुड़ी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपकी हो गई राधा रेड्डी, इनका संबंध जो है गाइस याद रखिएगा ये कुचिपुड़ी से है। उसके बाद अगर हम बात करें राधा रेड्डी हो गई, उसके बाद जो है विद्या रेड्डी। विद्या रेड्डी भी जो है गाइस याद रखिएगा इनका संबंध जो है ये किससे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्या रेड्डी का संबंध भी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कुचिपुड़ी से हो गया। उसके बाद जो है राधा रेड्डी हो गई, उसके अलावा विद्या रेड्डी हो गई। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपकी जो है राजा रेड्डी, राजा रेड्डी का संबंध भी जो है ये किस वाद्य किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो याद रखिएगा राजा रेड्डी का संबंध जो है गाइस याद रखिएगा राजा रेड्डी का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये है कुचिपुड़ी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेड्डी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्तियों के नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद निम्न में से कौन सा है। तो आपके ऑप्शन ए कश्मीर केसर, ऑप्शन बी दार्जिलिंग चाय, ऑप्शन सी अल्फांसो आम, या ऑप्शन डी रतला लामी सेब। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दार्जिलिंग चाय जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद जो है ये दार्जिलिंग चाय है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है अगर हम बात करें दार्जिलिंग चाय को जो गाइस याद रखिएगा इसे जो है जीआई टैग जो है ये कब प्राप्त हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जीआई टैग जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है 2004 में से जो है, इसे याद रखिएगा, इसे जो है जीआई टैग कब प्राप्त हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है 2004 में जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दार्जिलिंग चाय जो है ये बहुत फेमस है, याद रखिएगा ये आपके कहाँ का है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो है आपके पश्चिम बंगाल का है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस राज्य का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दार्जिलिंग चाय जो है आपको याद रखना है, ये जो है पश्चिम बंगाल का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, ये जो है सबसे पहला जो है भारतीय उत्पाद जो है ये दार्जिलिंग चाय है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं जीआई टैग, जीआई टैग का मतलब क्या होता है गाइस, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। जीआई टैग का मतलब जो क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है इसका जो है याद रखिएगा, इसका जो है मतलब होता है जीआई का जो है फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो आप लिख सकिएगा भौगोलिक संकेत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो है क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा भौगोलिक भौगोलिक संकेत जो होता है ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो होता है ये आपको ध्यान रखना है, भौगोलिक संकेत जो है इसका जो है फुल फॉर्म होता है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है ये आपको ध्यान रखना है, जीआई का मतलब होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कश्मीर केसर, कश्मीर केसर की अगर हम बात करें इसे जो है जीआई टैग का प्राप्त होएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है जीआई टैग जो प्राप्त होएगा याद रखिएगा, इसे जीआई टैग का प्राप्त हुआ है कश्मीर केसर को, तो ये आपको ध्यान रखना है 2010 में जो है इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और कश्मीर का जो केसर है गाइस बहुत ये है, याद रखिएगा ये जो है किस राज्य का हो गया, तो कश्मीर का हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका नेक्स्ट पॉइंट अल्फांसो आम, अल्फांसो आम जो है अगर हम बात करते हैं इसे जीआई टैग जो है ये कब प्राप्त हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अल्फांसो आम को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है 2018 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कब प्राप्त हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2018 में। और अल्फांसो आम जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है महाराष्ट्र का है, ये आपको ध्यान रखना है, किस राज्य का, महाराष्ट्र का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस रतलामी सेब, रतलामी सेब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये जो है
इसे जो है जीआई टैग कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रतलामी सेब को जो है ये जीआई टैग मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। रतलामी सेब को जो है ये जीआई टैग कब मिला गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 2019 में जो है गाइस, ये देखिएगा 2019 में जो है इसे जीआई टैग मिला है। और ये किस राज्य का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके मध्य प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है किस राज्य का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके मध्य प्रदेश का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे गाइस कि यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि इसमें जो है सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य जो है ये कौन सा है गाइस, तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला जो राज्य है, यानी कि किस राज्य को सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त हुआ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला जो राज्य है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है वो कौन है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका उत्तर प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला कौन सा राज्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला जो है ये उत्तर प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश को टोटल जो है कितने जीआई टैग मिलेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जो है ये आपको ध्यान रखना है टोटल जो है ये 75 जीआई टैग इन्हें प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल जो है 75 जीआई टैग है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं जीआई का जो है हेडक्वार्टर की। अगर हम बात करें कि जीआई का जो है गाइस, याद रखिएगा हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीआई का हेडक्वार्टर जो है ये आपका चेन्नई में है, ये आपको ध्यान रखना है। जीआई का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीआई का हेडक्वार्टर जो है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है चेन्नई में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है जीआई टैग से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी इनमें से कौन सी है, तो आपके ऑप्शन है नमचा बरवा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी कंचनजंगा, या ऑप्शन डी अन्नपूर्णा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमचा बरवा जो है गाइस, याद रखिएगा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है ये कौन सी है, नमचा बरवा जो है ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नमजा बरवा जगह याद रखिएगा, ये जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, और याद रखिएगा ये जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है नमचा बरवा जो है ये अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश और जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और जो है याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है आपका नमचा बरवा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा वो है नमचा बरवा, ठीक है, जो कि हिमालय की पूर्वी चोटी है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है guys, याद रखिएगा नमचा बरवा से जो है पूछा जाता है इसकी ऊंचाई के बारे में, ठीक है। ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, तो याद रखिएगा ये जो है कितनी इसकी ऊंचाई है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें गाइस, तो याद रखिएगा नमचा बरवा की जो है अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करें कि नमचा बरवा की जो है ये ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नमचा बरवा की जो ऊंचाई है वो है आपका 7,756 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 7,756 मीटर जो है गाइस, याद रखिएगा ये नमचा बरवा की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है 7,756 मीटर जो है ये नमचा बरवा की ऊंचाई है, ठीक है। तो नमचा बरवा से ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है गाइस, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है गाइस, याद रखिएगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगर हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें गाइस कि इसकी ऊंचाई जो है ये कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। 8,850 मीटर जो है गाइस, याद रखिएगा ये जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 8,850 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि भिंडावास पक्षी अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है हरियाणा में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके कहाँ स्थित है, हरियाणा में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा ये हरियाणा के जो है झज्जर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये
ये हरियाणा के जो है ये किस जिले में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भिंडावास पक्षी अभयारण्य की गाइस, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम बात करेंगे भिंडावास पक्षी अभयारण्य की जो है स्थापना के बारे में बात करेंगे कि भिंडावास पक्षी अभयारण्य की जो है ये स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भिंडावास पक्षी अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था गाइस, याद रखिएगा कब हुआ था, 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा, इसे जो है गाइस याद रखिएगा पक्षी विहार जो है गाइस याद रखिएगा, इसे जो है अगर हम बात करें कि इसे जो है पक्षी विहार कब घोषित किया गया, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पक्षी विहार जो है इसे कब घोषित किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पक्षी विहार घोषित हुआ था, कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पक्षी विहार जो घोषित हुआ था वो हुआ था गाइस, याद रखिएगा कब हुआ था, पक्षी विहार घोषित हुआ। और ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2009 में जो है इसे पक्षी विहार घोषित किया गया। इसे पक्षी विहार कब घोषित किया गया, तो याद रखिएगा 2009 में जो है इसे पक्षी विहार घोषित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं मींडा आवास पक्षी अभयारण्य में जगह से याद रखिएगा, यहाँ जो है 250 से भी अधिक यहाँ जो है प्रजातियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 250 से भी अधिक आपको जो है भिंडावास पक्षी अभयारण्य में जो है प्रजातियां देखने को मिलेंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है भिंडावास में। उसके अलावा जो है नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ये कितना एकड़ में फैला हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा ये 1074 एकड़ में फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कितना एकड़ में फैला हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा 1074 एकड़ में जो है गाइस याद रखिएगा 1074 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1074 एकड़ में जो है ये फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में आपका कौन सा पक्षी अभयारण्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है करनाल पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। करनाल पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। करनाल पक्षी अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। करनाल पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। करनाल पक्षी अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुजरात, तो गुजरात में आपका कौन सा पक्षी अभयारण्य है गाइस, तो याद रखिएगा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है गाइस ये कहाँ है, तो याद रखिएगा नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये आपका गुजरात में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गाइस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको कौन सा पक्षी अभयारण्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से करगा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपको बताना है करगा लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है हरियाणा से, ऑप्शन बी बिहार से, ऑप्शन सी त्रिपुरा से, या ऑप्शन डी कर्नाटक से। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक से जो है ये आपका जो है याद रखिएगा करगा लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गाइस कि जो है करगा लोक नृत्य जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये जो है कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कर्नाटक का और कौन कौन सा लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के अगर हम लोक नृत्य की बात करें गाइस, तो यहाँ पे ये करके आप याद रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है यक्षगान, यक्षगान जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यक्षगान जो है ये आपके कर्नाटक का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कर्नाटक और कौन कौन सा हो गया गाइस, तो वीरगासे, वीरगासे जो है ये कहाँ का हो गया, तो याद रखिएगा वीरगासे जो है ये आपके कर्नाटक का लोक नृत्य हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है करगा जो है ये आपके कर्नाटक का हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये आपका जो है जो दुल्लू कनीथा जो है ये आपको ध्यान रखना है। कुनीथा ये जो है आपका कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुनीथा हो गया।
जो कि आपके जो है कर्नाटक का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है कौन सा हो गया गाइस, तो कोलाट्टम। कोलाट्टम जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कर्नाटक का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटक के कुछ लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम हरियाणा की बात करें गाइस, हरियाणा का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका जो है धमाल। धमाल जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। धमाल जो है ये कर्नाटक सॉरी हरियाणा का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें धमाल के बाद जो है गाइस आपको याद रखना है मंजीरा। मंजीरा लोक नृत्य जो है ये कहाँ की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मंजीरा जो है ये आपका हरियाणा का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें हरियाणा का और कौन सा हो गया, तो आपका जो है फाग जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फाग जो है ये आपका हरियाणा का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है गाइस आपका जो है गोगा। गोगा नृत्य जो है ये कहाँ का आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। गोगा नृत्य जो है ये आपके हरियाणा का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बिहार, बिहार में आपका कौन कौन सा हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। विदेशिया, विदेशिया लोक नृत्य जो है ये कहाँ की हो गई गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विदेशिया जो हो गया ये बिहार का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। विदेशिया जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, बिहार का हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है, ये आपका याद रखिएगा जो सामा चकवा जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सामा चकवा जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सामा चकवा जो है ये आपके बिहार का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जाट जाटिन जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जाट जाटिन जो है ये बिहार का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा का आपको कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा भोजगिरी। भोजगिरी लोक नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा भोजगिरी जो है ये त्रिपुरा का है, ये आपको ध्यान रखना है। भोजगिरी जो है ये किस राज्य का है, याद रखिएगा त्रिपुरा का है। उसके अलावा अगर हम बात करें त्रिपुरा से आपका जो है गोरिया, गोरिया नृत्य जो है ये कहाँ की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोरिया जो है भोजगिरी हो गई, गोरिया हो गई, ये सब त्रिपुरा की हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने कर्नाटक का बता दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से किस शासक ने सांची का स्तूप बनवाया था, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी हर्षवर्धन ने, ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने, या ऑप्शन डी बिंबिसार ने। सो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि सांची का उस स्तूप को जो है, ये आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि इसे जो है कब बनवाया गया था। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि इसे जो है कब बनवाया गया, तो याद रखिएगा इसे जो है अशोक ने बनाया, पर इसे कब बनवाया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। सांची का स्तूप जो है तीसरी शताब्दी में इसे बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है तीसरी शताब्दी में जो है guys याद रखिएगा, इसे जो है शताब्दी तीसरी शताब्दी में जो है इसे बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं guys कि ये किस राज्य में है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। सांची का स्तूप जो है ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो है किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये आपका मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। सांची का स्तूप जो है ये किस राज्य में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश में है, जिसे अशोक ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अशोक जो है ये मौर्य साम्राज्य का जो है ये सम्राट था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें सांची का स्तूप को जो है इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे जो है गाइस याद रखिएगा 1989 में जो है गाइस याद रखिएगा, इसे 1989 में जो है 1989 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को में 1989 में यूनेस्को में जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है काल जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले से लिख लीजिएगा 1989 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं अशोक का कार्यकाल की, अगर हम बात करें कि अशोक का कार्यकाल जो है ये कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अशोक का जो कार्यकाल था गाइस ये आपको ध्यान रखना है। अशोक का जो कार्यकाल था ये आप ध्यान रखिएगा, इसका जो कार्यकाल था वो था 304 से लेके 232 ईसा पूर्व। तो इसका आपको ध्यान रखना है, अशोक का कार्यकाल था 304 से लेके 232 ईसा पूर्व जो है ये अशोक का कार्यकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 232 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी एनियोलॉजी या ऑप्शन डी सीरोलॉजी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो है एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे, अगर हम ध्यान रखेंगे कि जो है ऑन्कोलॉजी जो है ये किसके अध्ययन को कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैंसर के अध्ययन को जो है ये क्या कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैंसर के अध्ययन को जो है ये क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कैंसर के अध्ययन को जो है ये ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैंसर के अध्ययन को जो है ये ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तकों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तकों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तकों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तकों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो उत्तकों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें एनियोलॉजी में, तो याद रखिएगा मकड़ियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मकड़ियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मकड़ियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मकड़ियों का अध्ययन जो है एनियोलॉजी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मकड़ियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, एनियोलॉजी। और सीरोलॉजी जो है एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है। तो आपके ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी ओम या ऑप्शन डी ओम मीटर। सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विशिष्ट प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक होता है ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का जो ऐसे मात्रक होता है वो ओम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मोल जो है ये किसका ऐसे मात्रक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पदार्थ की मात्रा का जो है ऐसे मात्रक है। ये आपको ध्यान रखना है। मोल जो है ये किसकी ऐसे मात्रक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पदार्थ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पदार्थ यहाँ पे जो है इसको करेक्ट करिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो है मोल जो है ये किसका एसआई मात्रक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो है ये क्या है, तो याद रखिएगा पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो है ये मोल है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का जो है एसआई मात्रक क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक जो है ये मोल होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस ओम, ओम जो है याद रखिएगा ये जो है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ओम होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैंडेला, तो कैंडेला को याद रखना है। ये जो है कैंडेला जो है ये किसका एसआई मात्रक है, तो याद रखिएगा प्रकाशीय तीव्रता का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाशीय तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाशीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाशीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो आपके ऑप्शन है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो गाइस आपको याद रखना है जो है पंचायती राज संस्थाओं का जो प्रावधान है वो 11वीं अनुसूची में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची को जो है ये कब क्या हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा इसे जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन करके जो है गाइस याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन करके जो है इसे जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 73वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में जो है याद रखिएगा कितने विषय है गाइस, तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में जो है ये आपका 29 विषय है। ये आपको ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची में आपका कितना विषय है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची में आपका 29 विषय है। ये आपको ध्यान रखना है।
12वीं अनुसूची जो है ये आपकी किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। नगर पालिका से आपका जो है कौन-सा अनुसूची संबंधित है गाइस? तो आपको ध्यान रखना है नगर पालिका से संबंधित अनुसूची जो है ये आपका जो है गाइस ध्यान रखिएगा नगर पालिका से जो है ये 12वीं अनुसूची है, ये आपको ध्यान रखना है। 12वीं अनुसूची उसके बाद बात करते हैं गाइस कि नगर पालिका में जो है ये कितना विषय है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है नगर पालिका में जो है ये 18 विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। नगर पालिका में जो है ये कितना विषय है? नगर पालिका में टोटल 18 विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है पहले जो है ये 8 अनुसूची थी, बाद में 12 अनुसूची हुई है। तो इसे जो है जोड़ा गया था गाइस, तो 11वीं को तो जोड़ा गया था 1992 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसे जो है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया गाइस? तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 12वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है याद रखिएगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है 74वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा जो है आपका जो है 73वां हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था। अगर हम 74वें की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन जो है ये आपका कब हुआ था? 1993 में हुआ था, जिसमें नगर पालिका को जोड़ा गया और इसमें टोटल 18 विषय रखे गए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो है 7वीं अनुसूची जो है ये किससे है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है ये आपको ध्यान रखना है। 7वीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्यों के बीच के बंटवारे से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे से संबंधित जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है गाइस याद देखिएगा केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे से संबंधित जो है ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुसूची है। तो याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका 7वीं अनुसूची। और इसी अनुसूची में जो है उल्लेख किया गया आपके राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का। उसके बाद करते हैं आपका जो है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो है गाइस याद रखिएगा ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है पहला पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। पहले जो था वो आपका जो है टोटल 8 अनुसूची था, ये आपको ध्यान रखना है। 9वीं अनुसूची जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें जो है आपको याद रखना है ये जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई और पहला संविधान संशोधन जो है ये आपका कब हुआ था गाइस? तो वैसे ये हुआ था 1951 में जो है ये पहला संविधान संशोधन हुआ था वैसे ये आपको ध्यान रखना है 1951 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी गैस पहला जो है पहले 8 ही था, लेकिन बाद में जो है 4 और जोड़ा गया था, जो कि 9वीं अनुसूची यानी कि पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। और ये जो है ये किससे रिलेटेड था गैस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो था ये भूमि सुधार से था, ये आपको ध्यान रखना है ये किससे था? तो 9वीं अनुसूची जो है गैस याद रखिएगा ये जो है भूमि सुधार से था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 266, ऑप्शन बी अनुच्छेद 248, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 324 जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 266 जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे संबंधित है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो है भारत की संचित निधि का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया है गाइस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भारत की संचित निधि का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत की संचित निधि का उल्लेख जो है गाइस याद रखिएगा भारत की संचित निधि का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत की संचित निधि का उल्लेख जो है ये 266 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की संचित नीति का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 266 में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 में जो है गाइस याद रखिएगा पंचायतों का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, पंचायतों का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, पंचायतों का उल्लेख जो है याद रखिएगा ये किसमें किया गया? अनुच्छेद 243 में जो है ये पंचायतों का उल्लेख किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248 में जो है अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो है ये किसमें है तो ये आपको ध्यान रखना है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो है ये किसमें है तो ये आपको ध्यान रखना है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो है याद रखिएगा अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो है ये आपका जो है
याद रखिएगा अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो है अनुच्छेद 248 में है, ये आपको ध्यान रखना है। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो है ये किस में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो है ये अनुच्छेद 248 में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कह रहा है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। या ऑप्शन सी आपसे कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। या ऑप्शन डी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। तो अगर इसका जो कथन होगा वो सही होगा, ऑप्शन सी होगा। शरीर में जितना भी रक्त होता है वो किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 के नाम से कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो गाइस आपका जो है याद रखना है कि कॉफी उत्पादक जो सबसे बड़ा राज्य है वो है कर्नाटक। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में जो है गाइस याद रखिएगा 2 प्रकार की जो है कॉफ़ी का उत्पादक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में जो है 2 प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 2 प्रकार की कॉफ़ी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक मात्रा में जो है 2 प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जिसमें से जो है पहला अगर हम बात करें तो वो कौन सा है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका है अरेबिका है। पहला जो है आपकी कौन-सी कॉफ़ी की किस्म है? तो याद रखिएगा पहली किस्म जो है ये अरेबिका है और दूसरी कॉफ़ी की जो किस्म है वो कौन-सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो है ये आपको ध्यान रखना है रोबस्टा है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो है ये कौन-सी है? तो दूसरी जो है ये रोबस्टा है। ये 2 प्रकार की जो है ये कॉफ़ी पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो है ये कर्नाटक में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक जो है ये आपको ध्यान रखना है लगभग जो है 53% जो है कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कर्नाटक जो है लगभग 53% जो है ये कॉफ़ी का उत्पादन करता है। उसके बाद जो है केरल आता है गाइस। कर्नाटक के बाद जो है ये कौन सा है? तो याद रखिएगा केरल। केरल जो है ये कितना करता है? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कर्नाटक। कर्नाटक के बाद जो है आपका कौन-सा राज्य आता है? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कर्नाटक के बाद जो है आपका आता है केरल आता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के बाद जो है केरल आता है और केरल के बाद जो है आपका कौन-सा राज्य आता है? केरल के बाद जो है दूसरा आपका आता है तमिलनाडु, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं केरल जो है ये कितना करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। केरल जो है ये कॉफ़ी का उत्पादन करता है। लगभग जो है गाइस ये देखिएगा केरल जो है ये कितना करता है? तो ये करता है 28%, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। केरल जो है कॉफ़ी का उत्पादन जो है ये 28% करता है और तमिलनाडु जो है कॉफ़ी का उत्पादन 11% करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जल एक यौगिक है क्योंकि यह ठोस द्रव्य और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन सी इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। या ऑप्शन डी यह रासायनिक स्थानों दो सरल पदार्थों को तोड़ा जा सकता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो आज का सेट था, सेट 62 था, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड सेकेंड चीज गाइस प्लीज आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और गाइस प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? और बेल आइकन पे क्लिक करना भी नहीं भूलिएगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसे जरूर क्लियर आउट करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।